हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। और ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करने चल रही हूँ, जिसमें आप लोग को बहुत प्रॉब्लम रहती है। आपको पता है कि 11th क्लास में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन दिया हुआ है ना, बेसिक दिया हुआ है। तो बस इसी चैप्टर को हम लोग इसके बेसिक से एक्सप्लेन करना सीखेंगे और चीजों को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे। मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे क्या चीजें आपको पढ़नी है, कैसे समझना है चीजों को, कैसे अप्लाई करना है। इस चैप्टर के बाद आपको सीधे से एक पूरा पूरा क्या सीरीज मिलेगा क्वेश्चंस का, जिसमें नीट और जेई के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पीवाईक्यू। तो अभी हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको क्लास क्या कहते हैं अपने क्लास 10th के रिगार्ड में पता होना चाहिए। जैसे हम इस एनसीईआरटी को अगर पढ़ने चल रहे हैं तो 10th का थोड़ा सा ज्ञान होना आपको जरूरी है। अब क्या ज्ञान होना चाहिए, आपने पढ़ा था क्लास 10th में एक चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा था ना आपने, एक चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। इस चैप्टर को जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने कार्बन की सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, याद करिए। आपने पता कार्बन की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेसिक सी, याद होगा आपको शायद दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आपने कौन सी पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए, कार्बन हमेशा क्या होता है, टेट्रावेलेंट। ये बात आपको याद होगी, टेट्रावेलेंट। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी आपने क्या पढ़ी थी, उसकी कैटेनेशन, याद होगा आपको ना। ये स्पेशल फीचर था किसका, कार्बन का, ये आपने पढ़ा था। तो अब भैया आप स्टार्ट करने चल रहे हो, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करने चल रहे हो बेटा, वो कहां से स्टार्ट होगा, इसी से स्टार्ट हुआ होगा ना एकदम। दूसरा आपने एक चीज और पढ़ा था कि ये टेट्रावैलेंट होता है, और आपने चीज पढ़ा था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आपको याद होगा क्या बनाता है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आपने एक चीज और देखा था, सेंसिटिविटी इस जगह पे गायब हो गई है, कौन सा बॉन्ड बनाता था ये, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आपने पता क्यों कोवेलेंट बनाना था, क्योंकि आपको पता था ना तो कार्बन C+4 में कन्वर्ट होगा ना C-4 में, ये याद था। विद रीजन आपका ये 10th का क्वेश्चन भी होता था। आपको पता था कि कार्बन C+4 यानी कैटायन में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पता था हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो कुछ नहीं, आप मेरी बात सुनो, एक एटम ले लो, उसके आउटर मोस्ट शेल से आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। क्या कराना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। तो जो आप एंथैल्पी दोगे, उसी एनर्जी दोगे, उसे आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था C-4 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका रीजन था। ये आपको 10th क्लास में भी बताया गया था और ये 10th से ही आया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे मैम एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लेके सिर्फ इसलिए उतर रही हूँ ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाओ अपनी बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी सिर्फ ले करके उतरने का, एनसीईआरटी को लाने का सिर्फ इतना सा ही मोटिव है कि आप इन चीजों को क्या कर पाओ, एकदम कैरी आउट, आप उतर पाओ। ठीक है, आप समझ पाओ आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो देखो, इस सेशन को देखने से पहले जा करके जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करेंगे। जिनको जो डाउट होगा वो, और क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है केमिस्ट्री में, वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं शॉर्ट आउट करूंगी। ठीक है, मैंने कहा ना इसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी जेई और नीट के, इसी के, ठीक है, जो आपके आते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए, ये तो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर की बात करें, तो जो मैंने आपको डाटा बताया बस उतना डाटा आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करके रखिएगा ताकि कनेक्ट करने में आपको आसानी हो। चलो आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नोट्स नोट्स, कुछ नहीं, ये इतना टिपिकल नोट्स है ना आपका, जब प्रिपेयर होगा आप पगला जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता था कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी थी यूनिट, कैटेनेशन, मैंने आपको बताया था। तो एक बार आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि कैटेनेशन होता क्या है। बेटा याद करो, कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या था भाई, चेन बनाने की टेंडेंसी। क्या थी, चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी। अब बात करते हैं क्या, पहला क्वेश्चन ये, चेन फॉर्मेशन की इसकी टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, कैटेनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है मेरा कि क्या ये किसी और से चेन बनाता है या हम खुद से बनाता है। तो मेरी बात सुनना, जब कैटेनेशन की बात करें तो सेल्फ वाली बात करना। आप क्या करना, सेल्फ। आपने पता था ना C4, कार्बन C4 इन द सेंस C4H10 जैसे आप पढ़ते थे, तो आपको पता है सीधे सीधे आप कार्बन को जोड़ते थे, याद करिए। आप ये नहीं करते थे कि बीच में हाइड्रोजन को जोड़ देते थे,
आप देखिए, कार्बन जो खुद से चेन बनाता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटनेशन। क्या बोलते हैं, कैटनेशन। ठीक है, दूसरों से भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आपसे प्रेफरेंस की बात किया जाए तो सेल्फ वाली जो बात होती है, वरना कैटनेशन सिंपल सी चीज है कि किसी से वो चेन बनाता है। अच्छा, चेन बनाने का मतलब क्या है, चेन कुछ नहीं है, आपके चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं ना लेगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा, और शेयरिंग से वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इतना ज्यादा ये कंपाउंड बना देता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इतना कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कार्बन का, तो हम लोग उसको कार्बन कंपाउंड की जनरली स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट ये हो गया, क्वेश्चन ये है, मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट ये कि हम लोग कार्बन की स्टडी किसमें करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या था कि कार्बन की स्टडी किसमें करते हैं, क्या बोला मैंने, कार्बन की स्टडी, कार्बन स्टडी किसमें करते हैं। आपको फटाक से कमेंट करना है। ऑप्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपको दो ही केमिस्ट्री दे रखा है, ठीक है, आपको आंसर बताना है। तो जिनको ये बात पता है वो फटाक से बता दे। तो सुनो, जब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आया करे तो आप लोग अपने दिमाग पे जोर डाला करो कि भाई कार्बन कार्बन, अभी तो आप कार्बन कार्बन पढ़ गए, अभी क्या है, अभी आप फ्री बैठे हो। ओके, जब आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो आपके पास टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट में आपके पास प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को आप टैकल नहीं कर पाते हो, तो आंसर्स गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको पहले ही सोच करके सॉल्व करना सीख लो। तो आप याद रखना कि कार्बन की स्टडी आपको पता है ना, मैंने कहा कार्बन कंपाउंड की स्टडी हम किसमें करते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी हम किसमें करेंगे, किसमें करेंगे हम, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक में। जबकि कार्बन की जो स्टडी है वो किसमें करते हैं हम, इनऑर्गेनिक। आपने पढ़ा भी था पी ब्लॉक में, किसमें पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में, याद होगा ना, ग्रुप 40। तो ये किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो देखिए लिखा है द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक करेक्ट करके एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप चीजों को क्लियर आउट करते रहना। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। नेक्स्ट बात ये हो गई कि अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, किसकी बात करें, इंट्रोडक्शन की, तो आप इंट्रोडक्शन में देखिएगा, आपको पता है आपकी बॉडी में भी, आपकी बॉडी जनरली कार्बन एंड कंपाउंड से ही बनी होती है। आपको पता है, प्रोटीन लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, डीएनए, आरएनए एंड सो ऑन। आप सपोज करके देखो, कैटलिस्ट तक आप सपोज करके एक बार देखो। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें आपकी कार्बन कंपाउंड मतलब की ऑर्गेनिक, तभी आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं वो नेचुरल सोर्सेज होती हैं, जैसे प्लांट की बॉडी से मिलती है या एनिमल्स की बॉडी से, तो नेचुरल सोर्स है। और ओके, ऑर्गेनिक। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो ये देखिए एग्जांपल लिया, आप सोचेंगे केवल, देखिए क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब सुनो, मैं ये लाइन टू लाइन क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका रीजन है एसर्शन रीजन। स्टेटमेंट जो आता है ना आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, भैया स्टेटमेंट के लिए आपको लाइन टू लाइन प्रिपेयर होना जरूरी है। तो याद रखना, जनरली आपकी जो भी चीजें, मेडिसिन हो गई, डाई हो गई, पॉलीमर, जब भी आप पढ़ोगे ना आपका और दिमाग डेवलप होगा। तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, इन्होंने कहा साइंटिस्ट को आप छोड़ दीजिए, मैं एकदम इग्नोर कर दे रही हूँ। आप ये देखो, सबसे पहले लिया हुआ है एक बर्जीलियस, मिला ना। बर्जीलियस क्या थे, एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स की थ्योरी दी थी। अब वाइटल फोर्स की थ्योरी क्या थी, मैंने भी कहा ना, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, आपने पढ़ा है वाइटल, वाइटल चीजों के लिए आप प्रोटोप्लाज्म पढ़ते थे, शायद आपने पढ़ रखा हो, मैं बताती हूँ आपको। आपने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, नाम सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आपको पता था कि आपको ये पता है कि कोई ना कोई एनर्जी आपकी बॉडी को क्या करती है, खींच के रखती है। और आपको भी पता है अल्टीमेट आपका जो भी क्या आत्मा, सोल वाली बात होती है, वो आपको भी पता है कि दैट इज एनर्जी, है ना, ओनली एनर्जी। क्योंकि आपको पता जब इस बॉडी से एनर्जी निकल जाएगी तो आदमी की डेथ हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, दैट इज एनर्जी। ओके, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म की बात की थी, आपको पता है ये एक लिक्विड होता है। ठीक है, इसको आप लिविंग मटेरियल भी बोलते थे, क्या बोलते थे, लिविंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ये लिविंग मटेरियल ही ऐसा है जो क्या करता है, एक वाइटल फोर्स प्रोवाइड करता है, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब फॉर्मेशन, इसके बनने में। आपको पता है इसी के अंदर से, आपने अभी, पता नहीं आप लोग हैं कि नहीं, जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि जब आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए या कोई लिविंग चीज बनाने के लिए, सबसे पहले जो एक क्या कहते हैं, मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज किया था, अमोनिया का यूज किया था, हाइड्रोजन का यूज किया था, तो इनऑर्गेनिक से उन्होंने ऑर्गेनिक बनाया था। तो सेम यहाँ वही कहानी है कि बर्जीलियस ने ये बात कही। ठीक है,
अब बात ये हुई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बात तो बोल दी, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इनकी बात सुनिएगा। केमिस्ट बिगैन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज। ऐसा बोला, ऐसा क्या बोला गया, बोला इन्होंने जो मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलता है आपको, देखिए लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल, ये तो बोला मैंने ना, प्लांट्स और एनिमल, जबकि इनऑर्गेनिक कहां से मिलता है, मिनरल से मिलता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये बात गलत हो गई। अब बात करते हैं रिजेक्ट कब किया गया, जब इन्होंने देखिए एफ होलर, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एफ होलर, ये सब साइंटिस्ट हैं इसलिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है, जो एफ होलर साहब थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया था, ठीक है, वो भी किससे बनाया था, इनऑर्गेनिक से। मतलब इन्होंने कहा जरूरी नहीं है, दिस इज जरूरी नहीं कि ये नेचुरल ही सोर्स हो, ठीक है, ये है नेचुरल सोर्स, बट इट्स नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया, ठीक है, उससे इन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, दैट इज अमोनियम साइनेट। क्या था, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। अब आप लोग फंस जाते हो, फॉर्मूला वगैरह के चक्कर में ना पड़ा करो, थोड़ा सा आपका बेसिक हमें पता है, क्लियर है, आपको सब लर्न करना पड़ जाता है, केमिस्ट्री में लर्न नहीं होता है। अब साइनेट का फॉर्मूला आपने शायद पढ़ रखा होगा, तो उसी से आपको बनाना है अमोनियम साइनेट। तो देखिए अमोनियम साइनेट क्या करना है, NH4 अमोनियम होता है आपका, ठीक है, साइनेट लिखना है, लीजिए CNO, अमोनियम साइनेट, ओके। ये देखिए ध्यान से, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर CN है, सिर्फ नाइट्राइल ग्रुप, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक का। इसीलिए जब आप ऑर्गेनिक में CN से कहीं पे COOH बनाते थे, याद करिए, कहीं भी या एक कार्बन इंट्रोड्यूस करते थे तो आप कहते थे एक कार्बन बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना, और ये किसका है, ऑर्गेनिक का। आगे एल्डिहाइड कीटोन में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा एकदम आसानी से, कि याद रखिएगा ये किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक का, और अगर यही चीज किसमें COOH आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, कन्वर्ट हो जाता है, तो किसका पार्ट होगा, ऑर्गेनिक का। तो उन्होंने देखिए कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया, सिंपल सा बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिएगा, अमोनियम साइनेट लिया, इसका केवल रीअरेंजमेंट था। क्या था, रीअरेंजमेंट, ये कुछ नहीं था, दिस इज ओनली रीअरेंजमेंट। अब आपको पता है ये कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको उन्होंने हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट। आपने भी पढ़ रखा है कि अगर आपको भी अभी हीट कर दिया जाए, सिंपल सा सोचिए क्या होगा, आप लोग गर्मी आती है एसी में बैठने लगते हो, अपने आप को मॉडिफाई कर जाते हो। तो सेम कहानी, इन्होंने जैसे इसको हीट किया तो इसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया, रीअरेंज, और रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, यूरिया। आपको पता है यूरिया कहाँ बनता था, वैसे यूरिया कहाँ बनता है हमारी बॉडी में, इसको आप लोग कमेंट करें, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में यूरिया का सिंथेसिस होता है और किससे होता है, जरूर बताइएगा जो नीट के बच्चे हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ नहीं, बस रीअरेंजमेंट, NH2, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ अरेंजमेंट। देखिए CO यही तो है ना, एक N यहाँ पे बचा, NH2, ये देखिए ध्यान से, केवल रीअरेंजमेंट, ध्यान से देखिए, एक NH2, दो, 4 हाइड्रोजन था, दो शिफ्ट करके ये क्या बना दिया इन्होंने, यूरिया। क्या बनाया, यूरिया। तो एकदम आसानी से आपको काम करना है, बहुत टफ नहीं सोचना है, ओके। पहला क्वेश्चन मेरा स्टार्ट, कि सबसे पहले जो बनाया था इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, वो किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था। किसने बनाया था, एफ होलर ने बनाया था। तो ये थ्योरी गलत है कि केवल ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल नेचुरल सोर्सेज होते हैं, आप इनको बना भी सकते हो, ठीक है। चलो, एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि लैब में किसने बनाया, क्या पूछा जाता था, लैब में। तो ध्यान से देखिएगा, जब लैब की बात करेंगे तो लैब में देखिए सबसे पहले एसिटिक एसिड बनाया गया था किसके थ्रू, क्या लिखा, सॉरी, द पायनियर सिंथेसिस ऑफ एसिटिक बाय कोल्बे एंड दैट ऑफ मीथेन बाय बर्जलॉट। हाँ, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे लैब की बात की जाए, किसकी बात की जाए, लैब की, तो लैब में दो चीजें बनाई गई थी, क्या क्या, एक तो एसिटिक एसिड, ध्यान रखिएगा, CH3COOH, ठीक है, एकदम बेसिक, और दूसरा CH4, ठीक है। बात कर ले एसिटिक एसिड की, तो किसने बनाया था इसको, कोल्बे ने बनाया था। किसने बनाया था, कोल्बे ने। इसकी बात कर ले तो किसने बनाया था, बर्थेलॉट ने। किसने, बर्थेलॉट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको मैं बताऊं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बट अगर स्टेटमेंट, मैंने कहा ना ये सब स्टेटमेंट के लिए, जैसे आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो स्टेटमेंट में ये खतरनाक शो कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिखा है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द लैबोरेटरी, मतलब कि इनको भी बनाने के लिए क्या यूज किया गया था, इनऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था, इनऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज किया गया था। बस ध्यान रखिएगा, ये लैब में बनाए गए थे। किसे बनाए गए थे, लैब में। तो देखो मेरी बात ध्यान सुना, सबसे पहले अगर आपसे पूछे,
सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था? कौन सा बनाया गया था? अभी मैंने बताया यूरिया, ठीक है। लेकिन अगर लैब की बात कर दे तो किसने क्या बना था? एसिटिक एसिड कोल्बे ने बनाया था और बर्थिलॉट ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? मीथेन। याद रखिएगा, लैब की बात करते हैं, ओके। अब कुछ करना नहीं है, इसी की कहानी को लेकर के चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का शेप, टेट्रावैलेंसी, जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। मैंने कहा ना, एनसीईआरटी खोलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। आप सुनिए, मैं फिर कह रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम लैब की बात करेंगे तो लैब में क्या लिखेंगे आप? एसिटिक एसिड, ओके, और CH4 मीथेन। एसिटिक एसिड क्या था आपका? याद रखिएगा, किसने बनाया था? सॉरी, किसने बनाया था? फटाक से कमेंट करिएगा। और इसको किसने बनाया था? ध्यान रखिएगा, मीथेन को। देखिए आपकी बुक में है ना, इसको एकदम स्टेटमेंट वाइज रख रही है, वरना आपको लिए दिक्कत हो जाएगा। मैं फिर बता रही हूँ, इसको किसने बनाया था? आपने पढ़ा भी था, कोल्बे ने बनाया था। किसने? कोल्बे ने। इसको कौन बनाया था? बर्जीलियस। तो एकदम आसानी से आप चीजों को करिए और आपका काम हो जाएगा, ओके। बहुत टिपिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़िए और पेपर करिए ना, देखिए आपको रिजल्ट टाइम मिलेगा ना। मिले तो आप कहिएगा। बात ये ना, आप लोग बहुत हायर पढ़ते हो, और मैंने कहा ना, मेडिकल कॉलेज में जाने का सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना लिमिटेड सोर्स है। लिमिटेड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप चले जाइए, फिर आप ज्ञान अचीव करिए। और जो ज्ञान अचीव करेगा मुझे जरूर याद रखेगा, जिसको चीजों को फायदा हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रॉपर्टीज में आपको याद होना चाहिए, कार्बन का क्या था? टेट्रावैलेंसी शो कर रहा था, यानी कि वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर करना चाहता है, तो बिल्कुल आसानी से। अब थोड़ा सा इन्होंने कहा है, बात कर लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में। किसके बात कर लें? हाइब्रिडाइजेशन। तो भैया मैंने अभी आपसे थोड़ा सा बात करूंगी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक। चलो आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, स्पेशली ऑफ कार्बन कंपाउंड, या कार्बन का ही है, आपको कंपाउंड छोड़ दीजिए। कंपाउंड्स के अंदर हम कार्बन का हाइब्रिडेशन की अगर बात करें, आपको पहले एक बात तो याद होनी चाहिए कि कार्बन के अंदर आप जब फिलिंग करते थे, कार्बन के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, आप फिलिंग करते थे 1s2 2s2 और 2p, क्या कर रहे थे? 2। यही तो हुआ ना, ध्यान से देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन आपके फिल। ध्यान से देखिए, जो वैलेंस है, वैलेंस शेल, वैलेंस अगर आपकी बात करें हम, वैलेंस शेल, आप वैलेंस शेल तो पहचान ही लेते होंगे। वैलेंस शेल आपकी देखिए, सेकेंड वाली वैलेंस शेल है ना, इसमें ध्यान से देखिए S और P दोनों खाली है। क्या है? S और P। मतलब कि एक बात क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो S और P के कॉम्बिनेशन से होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, S तो S अकेला होता है, P जो है वो 3 है, 3 P होते हैं ना। एक आपको पता है कौन सा? X, PY और PZ, याद होगा आपको शायद, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की, तो मेरी बात ध्यान सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने इन क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये तो हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, आपने अगर पढ़ा हो ग्राउंड स्टेट की, ये क्या हो गई? फिलिंग हो गई। अगर हम यहाँ पे बात कर लें एक्साइटेड स्टेट की, किसकी बात कर लें? एक्साइटेड स्टेट की। किसकी बात करें? एक्साइटेड। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में अभी क्या था? यहाँ पे देखिए, आई थिंक यही है, ध्यान से देखिए, यही तो है ना। एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 2 है, सही। अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ पे। थोड़ा कलर चेंज करके काम करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, यहां पहुंच जाएगा, सही कि नहीं? बताइए ध्यान से, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपका। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन कौन सी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकती हैं आपकी? एस तो होगी ही होगी, नो डाउट। sp भी हो सकती है, एक p हो सकती है, या हो सकता है 2p हो तो क्या हो? sp2 भी हो सकती है, या हो सकता है तीनों p हो तो sp3 भी हो। क्या हो? sp3 भी हो। इसीलिए आज द बेसिक रीजन इज दैट कि जब आप कार्बन कंपाउंड के हाइब्रिडेशन की बात करते थे तो आप 3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे, ठीक है। एक तो sp, एक s इन्वॉल्व है, एक p इन्वॉल्व है। एक आपका sp2 2p, एक s इन्वॉल्व है, एक एस, तीनों पे इन्वॉल्व है। तो आप ऐसी कहानी पढ़ते थे, ये जनरली ये कहानी थी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा याद होगा क्या क्या, कि कब आप एसपी पढ़ते थे, कब आप sp2 पढ़ते थे, कब आप sp3। मैं एकदम बेसिक से बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनका एकदम बेसिक डाउन है। तो मैंने पहले आपको रीजन बताया कि क्यों आप पढ़ते थे। अब हम यहीं पे अगर बात कर लें किसकी, कि भैया कब कब हमें ये पढ़ना है, तो शायद आपको याद हो, थोड़ा बहुत याद हो, याद है या नहीं है, चलिए कोई नहीं। जो नीट और जेई वाले बच्चे उनका क्लियर होगा। तो मेरी बात ध्यान सुना, अगर आपका कार्बन
क्या है, अगर आपका कार्बन, ठीक है, कहीं पे केवल और केवल सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है। अब ये सब नाम जो नए बच्चे हैं सुन करके उनका दिमाग खराब हो जाएगा। सिग्मा बॉन्डिंग कुछ ना समझो आप, ये समझो सिंगल बॉन्डिंग। क्या समझो, सिंगल बॉन्ड केवल। आपको पता था सिंगल बॉन्ड वाला जनरल केस क्या था, एल्केन। एल्केन जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड दिखे आपको, ठीक है, वहां पे आपको याद रखना है, वहां पे आपकी तीनों की तीनों ऑर्बिटल, क्यों भैया तीनों ऑर्बिटल, चारों लोग जाएंगे ना, 4 बॉन्ड तो बन के आएगा। देखो मैंने बताया था आपको कि अभी मैंने आपको बताया कि sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब यही तो हुआ ना कि चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। चारों ऑर्बिटल, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 ही तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पे चारों की चारों क्या हो रहे हैं, चारों वैलेंसीज इसकी फुल हो रही है और चारों की क्या है, ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट। इसलिए यहाँ पे जहां पे भी सिंगल बॉन्ड की कंडीशन आती है वहां पे कार्बन हमेशा शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की, बात करते हैं sp2 की। ठीक है, तो मैंने कहा था sp2 में कुछ नहीं देखना है, एक आपका सिंगल बॉन्ड हो या फिर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए। एक सिंगल मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, होना चाहिए, और डबल बॉन्ड मतलब एक कहीं पे भी, अगर एक आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल कहीं पे भी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है, उसकी हाइब्रिडेशन जहां डबल, इसको सिंगल को आप छोड़ दीजिए, सिंगल के लिए तो आपने कर लिया, डबल बॉन्ड कहीं पे भी आ रहा है तो वहां पे जो हाइब्रिडेशन होगी दैट इज sp2। अब कौन सी कहानी हो गई, वही सेम बात हो गई ना कि डबल बॉन्ड, एक खुद कार्बन ने खुद से, कार्बन ने खुद के साथ, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब इस कार्बन की p ऑर्बिटल ने खुद के साथ क्या कर लिया, क्या कहते हैं, अपना शेयर कर लिया, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, लैटरल ओवरलैपिंग कर ली। क्या कर ली, लैटरल ओवरलैपिंग, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया पाई बॉन्ड का। किसका, पाई बॉन्ड का। तो जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पे, ध्यान सुनो मैं बताती हूँ, अगर आपका सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे कि हेड ऑन, सीधा सीधा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है ना, हेड ऑन समझते हैं ना, सीधे सीधे, ठीक है, एक्सियल इसको बोलते हैं, वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो वो सिंगल बॉन्ड का जनरल केस होता है। अब कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही, एक तो भाई पहला वाला बॉन्ड ऑलवेज भी सिग्मा, पहला वाला बॉन्ड क्या रहेगा, सिग्मा, लेकिन दूसरा जो बनता है वो क्या, पैरेलल ओवरलैपिंग से। कैसे बनेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग से। ओके, तो वहां पे फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड के केस में क्या हो जाएगा आपका, sp2 केस। अगर यहीं पे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए कार्बन के साथ तो दैट इज sp। मतलब कहने का देख लीजिए ध्यान से, आप खुद देखिए, कार्बन ने क्या किया है, दिस मतलब देखिए, अगर हम बात करें, ये देखिए कार्बन ने क्या किया है, खुद के साथ 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं। क्या किया है, 2 पाई, मतलब कि एक सिग्मा 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। ऐसे केस में हाइब्रिडेशन आपकी क्या हो जाएगी, sp2, तो sp ओनली। तो अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पहचानना है, पहचानना क्या है, ये तो हो गई, मैंने आपको तरीका बताया। तो थोड़ा सा आप अभी याद रखिएगा, कुछ बातों को समराइज करिएगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड आपका बनता है कैसे, एक्सियल कोलिजन से, ठीक है। जबकि आपका जो पाई बॉन्ड है, जबकि आप एमओटी पढ़ेंगे तो कहानी बदल जाएगी, वो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात करेंगे। जो पाई बॉन्ड है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। लैटरल ओवरलैपिंग मतलब साइड, जिसको आप लोग बोलते हो साइड वाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको आप हेड से बोलते हो, सर से सर टकराना, बस हेड ऑन कोलिजन बोलते हो। तो ध्यान सुनो, अगर केवल सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, केवल सिग्मा, ओनली सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, ये कार्बन का केस हम पढ़ रहे हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन उसमें क्या होगा, sp3। अगर आपका एक सिग्मा और एक पाई है, क्या है, एक सिग्मा और एक पाई है, तो दैट इज sp2 हाइब्रिडेशन। अगर आपका क्या है, मैंने कहा एक आपका क्या है, सिग्मा है और 2 पाई है, तो उस समय आपका हाइब्रिडेशन sp होगा। ध्यान रखिएगा, शेप की बात कर ले तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है घबराए ना, सब मैं बताऊंगी। sp2 का शेप आपको पता होना चाहिए, या तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें sp, तो इसका शेप लीनियर होता है, ठीक है। आपने जो पढ़ा था ना अभी देखो एक क्वेश्चन आपका क्लियर, CH ट्रिपल बॉन्ड दिस, आप पढ़ते थे ना, एस्टाइलिन आपने पढ़ा होगा, या एथाइन, इसका शेप कैसा था, लीनियर, हाइब्रिडेशन क्या थी, sp। तो ये सब एकदम कॉन्सेप्ट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, इसको मैं क्लियर करूंगी फिर इस वीडियो को एंड करके नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई आपकी बात, किसकी, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो गई है बेटा, ये आपकी हो गई किसकी बात, हाइब्रिडेशन की। अब देखो मेरी बात सुनो, यानी आपने एक चीज पढ़ा, एक तो आपने sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ा, एक आपने क्या पढ़ा, sp2 पढ़ा, एक आपने क्या पढ़ा,
sp पढ़ा। ठीक है, अब आपको पता है, थोड़ा सा आप चीजों को नोट डाउन करिए। ये मैंने अभी आपको बताया ओनली सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पे मैंने कहा 1 सिग्मा 1 पाई, फटाक से नोट करती है यार। ठीक है, नोट करिए, यहाँ पे आपका 1 सिग्मा और 2 पाई, ऐसी कहानी मैंने आपको बताई। ठीक, ये पहली बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा परसेंटेज एस करेक्टर की, देखो आप जितना डिटेल में पढ़ोगे आपको आगे उतना ही हेल्प मिलेगी। अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी ये सारी बातें रिपीट होंगी, बट बेटा पढ़ना मतलब बेसिक क्लियर करके आओ, तब चीजें ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो देखो, एक तो sp3 मैंने कहा ना, ये तो हो गया। बात करते हैं हम लोग परसेंटेज एस करेक्टर की। किसकी बात करें? परसेंटेज। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो कितनी ऑर्बिटल्स हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, टोटल कितनी हो गई? 4। सेम यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या है? एक s है और 2 p है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे निकालेंगे आप। यहाँ पे देखिए, एक s है और एक p है। अगर हम बात करें टोटल ऑर्बिटल, यहाँ पे 4 है। ओके ओके वेट, ये टोटल ऑर्बिटल कितनी है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे टोटल कितनी है? 3 है, यहाँ पे कितनी है? 2 है। ओके, अगर हम लोग बात करें परसेंटेज की, किसकी बात करें? परसेंटेज की। आपको पता है, मैं कह दूं एस का परसेंटेज निकालना, तो आपको पता है 1/4 इंटू 100, यही तो करोगे ना सीधा, काट दोगे, कितना आ गया? 25। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एस का कितना परसेंटेज है? 25% है। सेम यहाँ पे अगर हम बात कर लें किसकी, एस की, तो देखिए दिस इंटू 100, आप चेक करके देखो, सॉरी हाँ एक ही है ना, कितना हो जाएगा? 33%। कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 33.3 एंड सो ऑन। इसका चेक कर ले तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। ये देखिए आप कितना है? 50%। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सब मैंने एस का केवल निकाला है। किसका निकाला है? एस का परसेंटेज। आप ध्यान से देखो, किसमें एस करेक्टर ज्यादा है? किसमें ज्यादा है आपका? sp वाले में एस करेक्टर ज्यादा है, sp2 वाले में 33% है, sp3 में आपका 25% है। क्यों भैया? अच्छा, अगला क्वेश्चन ये होता है आपका कि यहाँ पे p ना, s ना पूछ करके पूछ ले p का, तो बचा हुआ कितना होगा? जब 25% s है तो कितना होगा? 75% क्या होगा? p वाला, याद रखिएगा। सेम यहाँ पे 66.6 क्या होगा आपका? p। सेम यहाँ पे बचा हुआ 50% क्या होगा आपका? p। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे पाई बॉन्डिंग बढ़ रहा है, अब सुनो मेरी बात, एसर्शन रीजन ऐसे बनता है स्टेटमेंट, जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अब आप बताओ ना, आप देखो पाई बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पाई बॉन्ड ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा। अब सुनो ध्यान से, आपने फिर वही कहानी केमिकल बॉन्डिंग में फिर हम लोग पढ़ेंगे, अगर कहीं पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए ध्यान से, इथाइन और इथीन और इथेन, इथाइन, इथीन और इथेन में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इथाइन। आप पढ़ते हो ना, रटते हो ना एकदम, तो याद रखना। अब फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, इतना आप नोट डाउन करके चलो। मैंने जो कहा ना, बुक भले मैंने खोल रखी, कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है। ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, इसी वजह से अभी मैंने आपको बताया था, यानी एक बात और क्लियर होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। सही, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि देखिए CH3 CH, सॉरी CH, ओके, दूसरा ओके, ध्यान से देखिए, बताइए किसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है? आप बताओ ना। अब आपको पता चल गया ना, इसमें आपका sp हाइब्रिडेशन है, क्या है? दोनों का sp है। इसमें कितना है? sp2 है। इसमें कितना है? sp3 है। ओके, यही तो हुआ ना। अब आपको पता है ये ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर, तो ये ज्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक, तो ये एसिडिक ऑर्डर भी है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर है। तो ये सब कहानी ऐसे पढ़ी जाती है। उसका रीजन होता है कि जब आप परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाते हो जनरली, तो वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कहानी होती है। तो अब एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, आप एकदम स्मूथली काम करो। देखिएगा, The properties of organic compound you have already learned theories and valencies and molecular structure in chapter 4. Chapter 4 में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे क्योंकि मैं तो आ गई हूँ उधर सीधे ऑर्गेनिक, को चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए सीरियल वाइज बुक को पढ़ना चाहिए। You already know the tetravalence carbon and formation of covalent bond by it are explained in terms of electronic configuration, the hybridization of s and p orbital। बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया।
It may be recalled that formation and the shape of molecules like methane, ethene, ethyne are explained by देखिए sp3, sp2, sp। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना आपको कि कैसे हाइब्रिडेशन आया है, ठीक है। हाइब्रिडेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ, सही है, बॉन्ड एंथैल्पी इन कंपाउंड्स, ये बात आप नोट रखिएगा। अब देखो यहां से नोट कर लीजिए आप कि हाइब्रिडेशन किसको किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी। अभी मैं बताऊंगी कैसे। द sp hybridized orbital contain more s character and hence it is closer to nucleus and form short। आप देखो ये इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और याद रखना कि जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें होगा sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम नहीं, हमने तो पढ़ा था कि पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है तो पाई बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो ध्यान सुनना, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 बॉन्ड है, मैंने आपसे फिर कहा 3 लकड़ियों को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। कंबाइन देखा जा रहा है ना, एसपी की बात की जा रही है, तो आपको सिर्फ पे पाई और सिग्मा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, एकदम आसानी से काम हो जाएगा। सही बात है, परसेंटेज अब आपको पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इसकी, क्यों, न्यूक्लियस के क्लोजर है, छोटा ही होगा, नो डाउट। फिर पूछा था sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन sp, ठीक है, इनके बीच में आ रहा है। द चेंज इन हाइब्रिडेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मैंने पहले भी बता दिया। द ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। Thus a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% character is more electronegative than, हाँ ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें देखो एसिडिटी का तो ऑर्डर बता दिया, सेम ऑर्डर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा। सेम ऑर्डर किसका होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, सही ना। क्यों, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में भी आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। मैंने बताया ना पाई बॉन्ड किससे बनता है, देखिए सब मैं बता चुकी हूँ। पैरेलल ओरिएंटेशन से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और 2p ऑर्बिटल्स मैंने कहा था ना। अब देखिए थस इन CH2 दिस इज एक पाई बॉन्ड है, सेम प्लेन में रहता है। इसको आप पढ़िए जाकर के, बहुत टफ नहीं होगा, अगर टफ लगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा ही करना चाहती हूँ। अब एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइएगा कि जो p ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताई थी, p ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया था px, py और pz, इसमें जो है ये कौन सा साइडवेज ओवरलैपिंग मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कमेंट करिए, बताइए, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। मतलब कि कौन पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, और पाई बॉन्ड छोड़ दीजिए, कौन केवल ओनली सिग्मा बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इन तीनों में। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है 8.1, इसको आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सिग्मा और पाई बाउंड काउंट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप पाई में कंसीडर करेंगे। सारे चेक करके लगाते हुए चलिए। देखिए जेई और नीट वालों की बात मैं कर रही हूँ, मैं 11th की बात नहीं कर रही हूँ, 11th बहुत पढ़ता है, सब लोग को पता है कितना पढ़ता है, ठीक है। तो जेई वाले जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, छोड़ेंगे नहीं, लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नीट वाले भी, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी। चलिए आगे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।